नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टडी एंड टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो आज का पहला क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हूँ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार जुड़ा होता है? इंडक्शन द्वारा, कंडक्शन द्वारा, चुंबकत्व द्वारा या इनमें से कोई नहीं, किसी प्रकार से भी नहीं। तो अब किस प्रकार जुड़ा होता है? चुंबकत्व द्वारा। ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार जुड़ा होता है? चुंबकत्व द्वारा, कंडक्शन द्वारा, दोनों प्रकार से, वायर द्वारा। तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार जुड़ा होता है? दोनों प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 87 से 95%, 90 से 98%, 80 से 100 या 80 से 90। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका बी वाला ऑप्शन होगा 90 से 98%। अगला क्वेश्चन है, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है, 2, 3, 4। तो आपके 3 होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। किस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है? तो आपको अभी बताया 3 प्रकार के होते हैं, बेरी टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप और तीनों। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? बी वाला ऑप्शन, कोर टाइप। किस ट्रांसफार्मर का कोर सैंडविच टाइप होता है? बेरी टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों ट्रांसफार्मर में सबसे सैंडविच टाइप किस प्रकार का होता है? तो आपका सेल टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ट्रांसफार्मर का कोर के अनेक चुंबकीय मार्ग होते हैं? जैसे चुंबकीय मार्ग जो पथ प्रदान करते हैं उसके लिए, तो सेल में कि बेरी में, कोर में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा? बेरी टाइप में अनेक होते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ होती हैं? ट्रांसफार्मर मुख्यतः देखिए 2 ही हानियाँ होती हैं, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। इसे तीसरा चौथा वाला ऑप्शन भूल गए हैं, इसलिए ये इसमें कौन होगा? दोनों। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब होगा? जब स्थिर हानि कॉपर हानि के बराबर होगा, लौह हानि ताम्र हानि के, स्थिर हानि अस्थिर के, इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो मैक्सिमम दक्षता हमको तभी प्राप्त होगा जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होगा, यानी बी वाला ऑप्शन। ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट किया जाता है। आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, कपल्स नहीं, कॉपर था, मिस्टेक हो गया है। कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए, दोनों लॉस ज्ञात करने के लिए होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि आयरन लॉस को हम ज्ञात कर सकें। तो आपका इसमें से कौन सा आंसर होगा? पहला वाला, आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। देखिए अगला 12वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में फुल लोड टेस्ट किया जाता है क्या करने के लिए? कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए, यांत्रिक लॉस ज्ञात करने के लिए, आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, या फ्रैक्शन लॉस। देखिए फ्रैक्शन यांत्रिक है तो मोटर जनरेटर संबंधित है। तो आपका फुल लोड टेस्ट इसलिए किया जाता है कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर नो लोड होगा, यहाँ पर ये गलती से मिस्टेक से लिखा गया है कि टेस्ट किया जाता है किस पर? प्राइमरी साइड, लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज, हाई या लो वोल्टेज साइड। तो खुला रहने के लिए दोनों साइड कर सकते हैं, लो हाई वोल्टेज दोनों साइड। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, लो एंड हाई दोनों। तो आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर फुल लोड टेस्ट किस शॉर्ट सर्किट किया जाता है? मतलब जो बाइंडिंग होता है किस प्रकार शॉर्ट करते हैं हम? लो वोल्टेज साइड करते हैं कि प्राइमरी साइड करते हैं या हाई वोल्टेज साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो लो वोल्टेज साइड करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार जुड़ा होता है? इंडक्टिवली, कंडक्टिवली और दोनों प्रकार, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली और कंडक्टिव दोनों प्रकार से जुड़ा होता है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 16वां ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग होती है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? उसमें 2 ही बाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये सबका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 17, ट्रांसफार्मर कोर में पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.3 से 4 mm, 4 से 0.5 mm, 0.35 से 0.5 mm। तो आपका ऑप्शन 0.25, 0.3। अगला क्वेश्चन है 18वां, ट्रांसफार्मर कोर लिमिटेड किया जाता है, 2 बार लिखा गया है गलती से।
तो ताम्र हानि घटाने के लिए आयरन या एडी करेंट, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला एडी करेंट। नीचे 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सा आपका करंट ट्रांसफार्मर है जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू कार्य में उपयोग ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, पारेषण ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा घरेलू के लिए? घरेलू में बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यानी वितरण, पहला वाला ऑप्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टेडियम टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक सेकेंड पार्ट है ट्रांसफार्मर का, जो लेकर मैं हाजिर हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके हैं NS यानी जो सेकेंडरी टर्न है प्राइमरी टर्न से अधिक होगा, या सेकेंडरी टर्न कम होगा प्राइमरी टर्न से, या दोनों बराबर होंगे, या इनका अनुपात होगा। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कौन सा होगा आपका? जी बिल्कुल सही, आपका पहला क्वेश्चन आंसर होगा NS इज ग्रेटर देन NP। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड किया जाता है, किस लिए किया जाता है? एडी करंट को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस कम करने के लिए, दोनों, या सस्ती होने के कारण। तो कोर को लिमिटेड किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोर को लिमिटेड हीटिंग से संबंधित हो गया तो एडी करंट को कम करने के लिए। अगर यहीं पर होता है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो हिस्टेरिसिस को, लॉस को कम करने के लिए। तो आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन से? जैसे ब्रीदर में जो प्रयोग करते हैं उसमें पदार्थ कौन सा इस्तेमाल होता है? नमक, सिलिका जेल, खनिज तेल, या कोयला। तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रयोग होता है? सिलिका जेल, जो नमी को अवशोषित करता है। आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, बकोल रिले का प्रयोग किया जाता है। बकोल रिले जो आप ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं, किस प्रकार ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है? एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है, या ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में, जो ऑयल आपसे भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण, स्व प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम, या इनमें से सभी। दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के यानी म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन अगर उस वैज्ञानिक का नाम दे दे, जैसे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम, इसी से संबंधित है अन्योन प्रेरण नियम, तो आप सी वाला ऑप्शन पर जाएंगे। तो यानी आपका आंसर क्या होगा? सी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम। अगला क्वेश्चन है, अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? कार्य करेगा, घूमने लगेगा, सेकेंडरी में कम वोल्टेज देगा, या वेल्डिंग जल जाएगी। तो आपको पता है कि अगर डीसी ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई काम करता है तो उसे जाहिर सी बात है डीसी देने पर क्या होगा? उसका बाइंडिंग जल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी जलेगा, सेकेंडरी? प्राइमरी स्रोत सप्लाई देते हैं इसलिए प्राइमरी बाइंडिंग जलती है। अगला ऑप्शन, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता? यानी कि कौन सा है ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बदलता रहता है, तो वे क्या क्या नहीं उसमें बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो क्या होगा? धारा होगा और वोल्टेज होगा, या पावर वोल्टेज होगा, या पावर आवृत्ति होगी, या पावर धारा। तो आपका पावर और आवृत्ति को क्या करता है? ये नहीं बदलता है। पावर में अगर आपको पूछ ले, पावर जैसे एसी में 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और एक होता है अपरेंट पावर। तो आपका ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर अपरेंट पावर को नहीं बदलता। तो आगे क्वेश्चन है, अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 60 से 40%, 70 से 80%, 95 से 99%, 5 से 35%। तो दोस्तों आप जानते हैं एक ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, तो सबसे अच्छा इसका इफिशियंसी मिलता है हम लोग को। तो कितना मिलेगा आपको? 95 से 99%। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग है, क्या है? तांबा, सिलिकॉन, स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन। तो आपका ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? सिलिकॉन स्टील की, जिसका क्या होता है? लो रिएक्टेंस होता है, हाई परमेबिलिटी होती है इसकी, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील। ये मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसमें है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, तो कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप, या इनमें से सभी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो चुंबकीय मार्ग होते हैं? तो आप जानते हैं कि दो चुंबकीय मार्ग किस ट्रांसफार्मर में होते हैं, चाहे सेल टाइप हो, बेरी टाइप, कोर टाइप, किसी में भी। तो आप जानते हैं कि सेल टाइप में क्या होता है, उसमें दो चुंबकीय मार्ग होते हैं, और जो उसका चुंबकीय मार्ग क्या होता है? छोटा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल टाइप। देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन। अगर यहीं पर अगला क्वेश्चन है आपका कि करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, स्टेप डाउन दोनों, या पावर ट्रांसफार्मर होता है? तो जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयोग होता है वेल्डिंग ठंडा करने के लिए, वेल्डिंग लिखा गया है, बाइंडिंग होने चाहिए, बाइंडिंग ठंडा करने के लिए, नमी को प्रवेश को रोकना, तेल का मापन करना, इनमें से कोई है। तो ब्रीदर का प्रयोग क्या होता है कि जो बाहरी मॉइस्चराइजर होता है, जैसे नमी होता है, उसको क्या करता है? सूखी करके वो अंदर भेजता है। तो ब्रीदर का काम क्या है? नमी के प्रवेश को रोकना, बी वाला ऑप्शन। आगे, तापमापी का क्या काम है? मुख्य टैंक में लगा होता है, तेल का मापन करता है, तेल का तापमान मापता है, या पहला तीसरा दोनों। तो आपको जानते हैं कि तापमापी क्या मुख्य टैंक से लगा ही रहता है, ठीक, और तेल का तापमान भी मापता है। तो तापमापी का यही दो कार्य हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा दोनों। ये ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है, बकोल रिले, एक्सप्लोजन वेंट है, दोनों, या तापमापी। ट्रांसफार्मर में जानते हैं सेफ्टी डिवाइस हैं जो दो हैं, वकोल रिले होता है, जो मान लीजिए कोई अंदरूनी दिक्कत होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसको बकोल रिले अलार्म के द्वारा संकेत करता है। एक्सप्लोजन वेंट पर ज़्यादा दबाव बन जाने पर उस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोनों। ये ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल का सूत्र है, जैसे E बराबर दिया है √2 पाई F1, E इक्वल टू 2 पाई FN, E इक्वल टू 4 पाई FN, E इक्वल टू 5 पाई F1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √2 पाई FN। इसको 4.44 लिख सकते हैं, √2 पाई को 4.44 भी लिख सकते हैं इसको। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मेशन अनुपात होगा, जैसे उसका अनुपात जानते हैं कि सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग का अनुपात होगा, और अगर वो करंट होता है तो करंट का उल्टा हो जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन देखिए पहला होगा, या दूसरा, या तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देख रहे हैं सेकेंडरी अपान प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी अपान प्राइमरी, पहला वाला गलत हो गया। तो दूसरा वाला है सेकेंडरी अपान प्राइमरी बाइंडिंग, और यहाँ प्राइमरी करंट अपान सेकेंडरी करंट। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च वोल्टेज तथा उच्च पावर होता है, उच्च वोल्टेज जो उच्च पावर होता है किस कनेक्शन में देखने को हमको मिलता है? स्टार डेल्टा कनेक्शन में, स्टार स्टार कनेक्शन में, या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, या डेल्टा स्टार कनेक्शन में? किस में होता है? हमको स्टार डेल्टा कनेक्शन में मिलता है हमको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जैसे ऑयल हम प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में, उसका क्या है? स्नेहक के रूप में करते हैं, शीतलन के रूप में, इंसुलेशन या शीतलन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का दो काम होता है, एक तो गर्म होने पर मेन टैंक जो उसको ठंडा करने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है? इंसुलेशन या बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इंसुलेशन और शीतलन, इसमें आपका
तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है किसमें? KW में, KVA में, KVAR में, KWH में। तो आप देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो अपरेंट पावर होती है। जैसे अपरेंट पावर जो होता है KVA होता है, और जो रिएक्टिव पावर होता है KVAR होता है, और जो एक्चुअली पावर होता है, वास्तविक ट्रू पावर भी कहते हैं इसको, KW होता है। तो ये जनरेटर के लिए KW हो जाता है, KVA ट्रांसफार्मर के लिए, और KVAR ये आपका कैपेसिटर के लिए आ जाता है, और KWH ये एनर्जी मीटर जिसको मापता है उसका है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन। थैंक यू दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टडी एंड टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ट्रांसफार्मर का तीसरा पार्ट लेकर आपके समकक्ष हाजिर हूँ। तो आज का सेशन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज के 25 क्वेश्चन आंसर के जरिए सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है कैसे? गुलाबी, लाल, नीला, सफ़ेद, गुलाबी। तो पहला का आंसर आपको क्या हो जाएगा? लाल होगा, नीला होगा, सफ़ेद होगा या गुलाबी होगा। तो शुष्क अगर ड्राई है, शुष्क अवस्था में कितना बैगनी रंग का होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पिंक कलर का हो जाता है, यानी गुलाबी रंग। तो इसमें क्या होगा? नीला। नीला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रेतीले व पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग ट्रांसफार्मर है। जो रेतीले पर्वतीय क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है? स्टार डेल्टा कनेक्शन का प्रकार का, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? जी बिल्कुल, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन आपका दूसरा वाला आंसर सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर समांतर प्रचालन के लिए ज़रूरी शर्त है। जैसे समांतर प्रचालन, दो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन करते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? ध्रुवता समान होना चाहिए, प्रति इकाई प्रतिबाधा होना चाहिए, वोल्टता अनुपात समान होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? समान होती हैं। तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सी क्षति लोड बदलने पर भी नियत होती है? जानते हैं कि आप ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की क्षतियाँ होती हैं, एक आयरन लॉस होता है, कॉपर यानी ताम्र क्षति, और आयरन क्षति। तो ये दोनों में से कौन ऐसा क्षति है जो नियत रहती है? तो आपके ऑप्शन है जैसे ताम्र हानि, आयरन हानि, दोनों नियत रहती हैं, या आंतरिक हानि। तो आपका कौन सा हो जाएगा? फिक्स जो होता है आयरन हानि। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न संख्या होती है। जैसे करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है तो उसमें कितने टर्न होते हैं? 4 से 5, 1 से 2, 3 से 10, 12 से 20। तो इसमें बेसिकली आपका कितना होता है? 1 से 2 टर्न। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आयल का न्यूनतम फ्लैशिंग पॉइंट होता है। जो फ्लैशिंग पॉइंट आपका आयल का होता है वो कितना होता है? 200 सेल्सियस, 140 सेल्सियस, 500 सेल्सियस, 600 सेल्सियस। तो इसमें कितना आपका होता है? दूसरा वाला ऑप्शन 140 सेल्सियस। किस ट्रांसफार्मर में EI कोर टेपिंग प्रयोग की जाती है? जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें कोर जो इस्तेमाल होता है, तो EI कोर किस टाइप के ट्रांसफार्मर में होता है? तो आपका ऑप्शन है बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप, या इनमें से सभी में यूज होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपका प्रयोग होता है। इनमें से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आपका के रेशियो है उसमें आपका कौन सा? जैसे के का मान 1 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, के का मान 1 से कम होना चाहिए, के का मान 1 होना चाहिए, 1 के प्लस 1 होना चाहिए। तो जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो के का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक के इज लेस देन 1। तो यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है? जो फ्लक्स लीकेज जो अनुपयोगी फ्लक्स होते हैं उसको फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। तो कोर टाइप में, बेरी टाइप में, सेल टाइप में, तीनों में। तो सबसे न्यूनतम या सबसे कम किस में होता है? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में।
अगला क्वेश्चन है, अच्छे आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। जो अच्छे आयल होते हैं ट्रांसफार्मर में, आयल जो प्रयोग होते हैं मिनरल आयल और सिंथेसिस आयल में, तो जो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है तो वो कितना होता है। 25 kV प्रति mm, 50 kV प्रति mm, 95 kV प्रति mm और 60 kV प्रति mm। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, 95 kV प्रति mm, तीसरा वाला। अगला है इसका कि ट्रांसफार्मर सांस लेता है। ट्रांसफार्मर किस कंडीशन में सांस लेता है, लोड बढ़ाने पर लेता है, लोड घटाने पर, दोनों स्थिति में या बिना लोड पर। तो ट्रांसफार्मर ब्रीथिंग कब करता है, जब लोड क्या होता है, घटने लगता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला होगा, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में कोर प्रयोग होता है। जो उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर किस प्रकार का होता है, सिलिकॉन स्टील का, फेराइट कोर, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। तो जो बेसिकली ऐसे यूज होता है ट्रांसफार्मर कोर, तो उसमें सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, छोटी छोटी पत्तियों को अथवा करके बनाया जाता है। लेकिन जब उच्च आवृत्ति की बात आ जाए तो उसमें क्या होता है, फेराइट कोर। फेराइट कोर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए यूज करते हैं। अगला है, लो वोल्टेज लो पावर के लिए यूज होता है। जो लो वोल्टेज और लो पावर यूज होता है कुछ किस प्रकार कनेक्शन होता है, बीबी कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बीबी कनेक्शन, आपका पहला वाला। अगला है, टर्शरी बाइंडिंग होती है। टर्शरी बाइंडिंग किस लिए किया जाता है, न्यूट्रल पॉइंट स्थिर करने के लिए, अतिरिक्त लोड संयोजित करने के लिए, दोनों या घर्षण कम करने के लिए। तो जो आप टर्शरी बाइंडिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रख के अतिरिक्त लोड को संयोजित कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी टर्न में मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न के तुल्य होती है, यानी उसकी तुलना में कितने प्रतिशत होती है। तो 86%, 98%, 90% या 56%। तो टीजर ट्रांसफार्मर की तुलना में जो प्राइमरी टर्न है मेन ट्रांसफार्मर का, वो प्राइमरी टर्न के कितने तुल्य होती है, 86% पहला वाला ऑप्शन। अगला है, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर लीड कर रहा है या पावर फैक्टर लैग कर रहा है या पावर फैक्टर यूनिटी है या पावर फैक्टर 0 है। तो क्या होगा इसमें, पहला वाला ऑप्शन, पावर फैक्टर लीड कर रहा है। अगला है, पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है। जो पावर फैक्टर है उस किस पर निर्भर करता है, बेसिकली बोलते एवं करंट, बोलते नहीं होगा सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वोल्टेज एवं करंट पर, वास्तविक एवं आभासी पावर पर, वास्तविक एवं निष्क्रिय पावर पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पावर फैक्टर होता है बेसिकली क्या होता है, पावर फैक्टर एक्चुअली पावर अपन अपरेंट पावर होता है, तो वास्तविक पावर एवं आभासी पावर पर। अगला है क्वेश्चन, बैक टू बैक टेस्ट होता है। बैक टू बैक ट्रांसफार्मर किस लिए होता है, ट्रांसफार्मर तापमान मापने के लिए, ट्रांसफार्मर का आयल चेक करने के लिए, ट्रांसफार्मर दबाव के लिए, इनमें से सभी। तो बैक टू बैक टेस्ट किस लिए होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का तापमान मापने के लिए। अगला, ट्रांसफार्मर कम लोड पर पावर फैक्टर में दक्षता होता है। अगर ट्रांसफार्मर कम लोड जुड़ा हुआ है तो पावर फैक्टर और दक्षता उस कंडीशन में क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा या अधिक होगा या अधिक होगा। तो अगर कम लोड है तो पावर फैक्टर भी कम होता है और दक्षता भी कम होती है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर अधिक लोड पर पावर फैक्टर में दक्षता होता है। तो ट्रांसफार्मर अधिक लोड पर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, और कम होगा या अधिक होगा, अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा, कम होगा या अधिक होगा या अधिक होगा। तो ट्रांसफार्मर में लोड है, अधिक लोड है तो पावर फैक्टर अधिक भी होता है, दक्षता भी अधिक होती है, यानी आपका ऑप्शन कौन, चौथा वाला। ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर पावर फैक्टर में दक्षता होता है। अगर ओवरलोड की कंडीशन में है, लोड जितना लोड देना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर एवं दक्षता क्या होता है, कम होगा,
कम अधिक 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 कम कम अधिक। तो अगर ओवरलोड की कंडीशन में है तो दक्षता क्या होती है, घटने लगती है, और पावर फैक्टर भी क्या होता है, घटने लगता है। तो दोनों क्या होगा, कम होगा, यानी पहला वाला आपका आंसर सही होगा। अगला है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों ली जाती है? क्योंकि कॉपर लॉस वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है, लोड का पावर फैक्टर अज्ञात होता है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इस कंडीशन में केवीए इसीलिए लिया जाता है कि उसमें वोल्टेज और करंट पर निर्भर भी करता है और पावर फैक्टर अज्ञात होता है, किस प्रकार के पावर फैक्टर पर हम इसको यूज करेंगे। तो दोनों आपका क्या है, सही है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जो वेरिएशन को दर्शाता है, वोल्टेज और करंट पर, पावर फैक्टर पर, लोड पर, इनमें से सभी किस पर होता है, पावर फैक्टर पर। दूसरा वाला ट्रांसफार्मर ऑयल का न्यूनतम फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 45 से 60 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज गिरता है तो पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर लोड बढ़ा रहे हैं और टर्मिनल वोल्टेज क्या कर रहा है, गिर रहा है, उस समय पावर फैक्टर क्या दर्शाएगा? पावर फैक्टर लीड, पावर फैक्टर लैग, पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर शून्य। तो अगर वो गिर रहा है टर्मिनल वोल्टेज तो उस समय क्या करता है, लैग करता है। तो दोस्तों आज के सेशन में 25 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के पूरे हो गए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।